हेलो गाइस, आई वेलकम यू ऑल इन योर चैनल 5 मिनट्स फैक्ट्स। दोस्तों, आप सभी ने 1990s के टाइम में हुए हर्षद मेहता के स्कैम को तो सुना ही होगा, जिसका एस्टिमेशन जानकी रमन कमेटी ने 4000 करोड़ से भी ज़्यादा का बताया था। पर इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उस स्कैम के बारे में जो हर्षद मेहता स्कैम से कई गुना बड़ा था। जी हाँ फ्रेंड्स, हम बात करने जा रहे हैं फ्रूट सेल करने वाले एक आम आदमी की कहानी, जिसके जीनियस माइंड और बैड इंटेंशन ने 5 नहीं 10 नहीं बल्कि पूरे 20,000 करोड़ के स्कैम को अंजाम दिया, विच ऑलमोस्ट शुक द एंटायर कंट्री। इनफैक्ट कई प्रेस मीडिया ने तो इसे 20,000 करोड़ से भी बड़ा स्कैम बताया था। दोस्तों, 2020 में आई स्कैम 1992 द हर्षद मेहता स्टोरी की सफलता के बाद मशहूर डायरेक्टर हंसल मेहता स्कैम सीरीज के क्रम में नई वेब सीरीज लाने वाले हैं, जिसका नाम है स्कैम 2003 द तेलगी स्टोरी। तो आखिर दोस्तों क्या था ये स्कैम और कौन था इसका मास्टरमाइंड और कैसे एक फ्रूट सेलर ने इतने बड़े स्कैम को अंजाम दिया, आइए जानते हैं आपके चैनल 5 मिनट्स फैक्ट्स में। दोस्तों, इस स्कैम को फेक स्टैम्प स्कैम भी बोलते हैं क्योंकि गाइज इस स्कैम में यूज हुए थे ये स्टैम्प्स। बट हाउ डिड ही मैनेज टू डू सच अ बिग स्कैम आउट ऑफ दीज लो वैल्यूड स्टैम्प्स? इसका आंसर है ये शख्स, यही जनाब हैं अब्दुल करीम तेलगी। ये 1961 में कर्नाटक की एक छोटी सी जगह में पैदा होते हैं। इनकी छोटी सी एज में इनके फादर की डेथ हो जाती है, जिसके कारण इन्हें फ्रूट्स और पीनट्स बेचने पड़ते हैं। ये अपने ही डिस्ट्रिक्ट बेलागावी में बीकॉम करते हैं और काम की तलाश में मुंबई चले जाते हैं। वहाँ इन्हें फिलिक्स इंडिया नाम की कंपनी में जॉब मिल जाती है, पर अपने पुअर सेल्स परफॉर्मेंस और अपने लेथार्जिक बिहेवियर के कारण इन्हें जॉब गंवानी पड़ती है। उन्हें पता चलता है कि मिडिल ईस्ट में पैसे कमाने की अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, इसलिए वो 1986 में सऊदी अरब चले गए, पर वहाँ से भी कुछ सालों के बाद वापस मुंबई आ गए क्योंकि तेलगी को बहुत जल्दी काफ़ी पैसा कमाना था और ये सब करके वो बहुत सारा पैसा नहीं कमा सकता था। और यहीं से शुरुआत होती है उसके स्कैम वर्ल्ड की। तेलगी ने नोटिस किया कि बहुत से लोग मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ में जाना तो चाहते थे, पर उनके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स नहीं होने के कारण वो लोग मिडिल ईस्ट नहीं जा पाते थे। इसे तेलगी ने एक बड़ी अपॉर्चुनिटी समझा और एक कंपनी स्टार्ट की जिसका नाम था अरेबियन मेट्रो ट्रेवल्स, जहां उन्होंने फेक डॉक्यूमेंट्स बनाकर लोगों को सऊदी अरब भेजना शुरू किया। पर जल्दी ही इमिग्रेशन ऑफिशियल्स की नज़र उन पर पड़ गई और उन्हें जेल जाना पड़ा। यहाँ तेलगी की मुलाकात होती है एक और स्कैमस्टर से, जिनका नाम होता है राम रतन सोनी। अकॉर्डिंग टू सोर्सेज, रतन सोनी स्टॉक एक्सचेंज में डील करता था और वहां फेक शेयर डॉक्यूमेंट्स बनाने के जुर्म में वो कई बार जेल आ चुका था। रतन सोनी नकली डॉक्यूमेंट्स बनाने में एक्सपर्ट था। उसी ने तेलगी को फेक स्टैम्प पेपर बनाने के लिए एनकरेज किया और कहा कि गवर्नमेंट स्टैम्प पेपर ऑफिस एक ऐसा डिपार्टमेंट है जहां किसी की नज़र नहीं पड़ती और कोई नहीं बता पाएगा कि स्टैम्प पेपर असली है या फेक। कोई अग्रीमेंट हो या ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी का मामला हो या कोई जुडिशियल मैटर, हर जगह स्टैम्प पेपर्स की डिमांड थी जो तेलगी को समझ आ चुकी थी। जेल से निकलते ही दोनों ने साथ इस काम को स्टार्ट किया। सबसे पहले उन्होंने गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, पॉलिटिशियंस एंड इवन अंडरवर्ल्ड से भी कनेक्शन बनाने स्टार्ट किए, जो कि स्कैम को बड़े लेवल पर पहुंचाने के लिए बहुत ज़रूरी थे। 1994 में उन्होंने स्टैम्प पेपर बेचने का गवर्नमेंट लाइसेंस लिया ताकि आगे अगर वो नकली स्टैम्प पेपर बेचें तो किसी को उन पर डाउट ना हो। ये है नासिक, महाराष्ट्र। ये वही जगह है जहां इंडियन सिक्योरिटी प्रेस है। हर तरह के स्टैम्प पेपर्स यहीं प्रिंट किए जाते हैं। ये जगह तेलगी के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी अपने इरादों में कामयाब होने की। सबसे पहले उसने गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को रिश्वत देना स्टार्ट किया, और वो इसलिए क्योंकि जनरली जब भी प्रेस में कोई मशीन ख़राब हो जाती थी तो उसे डिसमेंटल करके नीलाम कर दिया जाता था। पर तेलगी उन मशीन को अच्छी खासी हालत में ख़रीद लेता था बिकॉज ऑफ मनी। यहाँ तक कि उसने पर्टिकुलर टाइप के प्रिंटिंग पेपर्स और डाई इलीगली लेना शुरू किया। अब तेलगी एग्जैक्ट सेम स्टैम्प पेपर्स प्रिंट कर रहा था जैसे इंडियन सिक्योरिटी प्रेस में होते थे। इसका भारी नुकसान गवर्नमेंट को हो तो रहा था, पर किसी को कानों कान खबर तक नहीं थी। दोस्तों, अब जो तेलगी ने किया वो किसी थ्रिलर मूवी के प्लॉट से कम नहीं था। दरअसल उसने स्टैम्प्स की डिमांड को बढ़ाने के लिए करोड़ों रुपए के स्टैम्प्स को फेक, जी हाँ फेक एड्रेसेस पे भेजना स्टार्ट किया, जहाँ बस वो स्टैम्प्स पड़े रहते थे। अकॉर्डिंग टू सोर्सेज, अपने स्कैम को इतने बड़े लेवल पर चलाने के लिए उसने 350 एजेंट्स को हायर किया और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स और पॉलिटिशियंस के सपोर्ट से उसने इन स्टैम्प्स को स्टॉक एक्सचेंज फर्म्स, बैंक्स और इंश्योरेंस कंपनीज को डिस्काउंट में बेचना शुरू किया ताकि उसके स्टैम्प्स भले ही चोरी के लगें
लेकिन लगे एकदम ओरिजिनल। क्या आप जानना चाहेंगे कि अब तक उसका ये स्टैम्प एम्पायर कितना बड़ा हो गया था? 18 स्टेट्स और 70 सिटीज़। जी हाँ दोस्तों, इतना फैल चुका था उसका ये एम्पायर। 1992 से 2000 तक तेलगी पर लगभग 25 केसेस दर्ज हुए, पर अपनी पहुंच और कनेक्शंस की मदद से वो हमेशा अरेस्ट होने से बच जाता था। पर जैसे हर बुराई का अंत होता है, वैसे ही तेलगी चैप्टर का अंत तो होना ही था। दरअसल साल 2000 में बेंगलोर पुलिस को टिप मिली कि एक पुलिस स्टेशन पर ट्रक पकड़ा गया है जो केवल स्टैम्प पेपर से भरा हुआ है। शुरू में पुलिस ने इसे चोरी के स्टैम्प पेपर से समझा, पर धीरे धीरे डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन में अब्दुल करीम तेलगी का नाम सामने आया। तेलगी को खबर लग चुकी थी कि उसका स्कैम बाहर आ गया है, इसलिए वो रातों रात अंडरग्राउंड हो गया। एज पर टाइम्स ऑफ इंडिया, काफ़ी मशक्क़त के बाद पुलिस को टिप मिली कि तेलगी अजमेर दरगाह में है, जहां पुलिस ने फाइनली उसे अरेस्ट किया। जब एसआईटी की जांच शुरू हुई तो खुलासों ने सबके होश उड़ा दिए। जांच में पता चला कि तेलगी ये बिजनेस 2 साल से नहीं बल्कि 1994 से कर रहा है। एसआईटी की टीम ने खुलासा किया कि काफ़ी ऑफिशियल्स ने इस स्कैम में तेलगी की हेल्प की, पर उसके बावजूद उन पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। तेलगी को नार्को टेस्ट से भी गुजरना पड़ा, जिसमें उसने कई पॉलिटिशियंस के नाम लिए, जिसमें एक नाम था एनसीपी नेता शरद पवार। पर इस पर काफ़ी बवाल मचा और कई अथॉरिटीज़ ने कहा कि नार्को टेस्ट के टाइम तेलगी कॉन्शियस था और उस नार्को टेस्ट से ज़्यादा और कुछ नहीं हुआ। जब केस एसआईटी से सीबीआई को सौंपा गया तो सीबीआई ने पाया कि तेलगी का बिजनेस 25 से ज़्यादा स्टेट्स में फैला हुआ है और उसकी 36 से ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ हैं और 120 से भी ज़्यादा बैंक अकाउंट्स। इस स्कैम का सीबीआई ने एस्टिमेशन लगाया तो एक बार तो उनके होश ही उड़ गए, क्योंकि ये स्कैम था 20,000 करोड़ से भी ज़्यादा का। तब ये उस टाइम का सबसे बड़ा स्कैम था। फाइनली 2006 में तेलगी को 30 साल की सज़ा सुनाई गई और 202 करोड़, जी हाँ 202 करोड़ का उस पर फाइन लगा। बाद में उसकी सजा को कम करके 13 साल का कर दिया गया। अपनी सजा के दौरान 2017 में तेलगी की डेथ हो गई, जिसे लेकर भी काफी कंट्रोवर्सी हुई, जैसा कि हर्षद मेहता के केस में भी हुआ था। कई लोगों का मानना था कि अब्दुल करीम तेलगी को भी हर्षद मेहता की तरह जेल में ही मारा गया, ताकि इससे जुड़े बाकी लोगों के नाम सामने ना आ सकें। उसकी डेथ के बाद नासिक कोर्ट ने इस केस से जुड़े सभी आरोपियों को बरी कर दिया और इस केस को खत्म ही कर दिया। तो दोस्तों, ये था इंडिया के सबसे बड़े स्कैमस्टर का अंत। कैसा लगा आपको ये वीडियो, प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और साथ ही आप हमें सजेस्ट कर सकते हैं कि नेक्स्ट वीडियो हमें किस स्कैम पर कवर करना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।